मोहन जी का पोता अमेरिका में रहता है और उधर ही अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। कुछ दिन पहले ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। अब वो अपने देश इंडिया आने की तैयारी कर रहा है। इंडिया में उसे दिल्ली में एक बड़ा हॉस्पिटल मिला है जहाँ पर उसको अपॉइंट किया गया है। वो इंडिया जाने के लिए उत्साहित है क्योंकि पूरे 4 साल बाद वो इंडिया जा रहा है। फटाफट से अपनी पैकिंग करता है और इंडिया जाने के लिए निकल जाता है। फ्लाइट में बैठकर वो अपने घर परिवार के बारे में सोचता है, अपने दादा दादी को याद करता है, अपने मम्मी पापा को भी याद करता है। अपने दादा दादी से रोहित को कुछ ज़्यादा लगाव था क्योंकि उसकी दादी उसको बहुत प्यार करती हैं, उसकी हर बात मानती थी। मुझे वह दिन आज भी याद है जब मेरी वजह से दादी ने मम्मी से कितनी डांट खाई थी। और एक बार तो मम्मी मुझे मार रही थी, तभी गलती से मेरा थप्पड़ दादी को लग गया था। मेरी वजह से दादी ने मुझे बचाने के चक्कर में मम्मी से भी थप्पड़ खा लिया था। रोहित के दादा मोहन जी और दादी कमलेश जी अपने पोते रोहित को जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। जब रोहित विदेश जा रहा था तो 2 हफ्ते पहले से ही दादी के आंखों के आंसू ही नहीं रुक रहे थे क्योंकि घर में एक वही था जिसकी वजह से उन्हें घर में बहुत अच्छा लगता था। बेटा रोहित, तुम विदेश पढ़ने के लिए जाओगे तो मुझे तो इस घर में अच्छा ही नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी। तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाना। तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तुम डॉक्टर बनकर जब आओगे तो सबसे पहले अपने दादाजी का ही इलाज करना। रोहित भी अपने दादा दादी से गले लग जाता है और कहता है, हाँ, मैं जल्दी ही डॉक्टर बनकर आऊँगा। दादाजी को जल्दी से ठीक कर दूँगा, आप चिंता मत करना। रोहित विदेश चला जाता है। विदेश में 4 साल तक पढ़ाई करने के बाद आज वह इंडिया आ रहा है, वह भी दिल्ली के एक नामी गिरामी अस्पताल में एक डॉक्टर बनकर। उधर मोहन जी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए पास ही के सरकारी अस्पताल में अपनी पत्नी कमलेश को लेकर दिखाने के लिए जाते हैं। 10 रुपये का पर्चा कटवाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर मोहन जी को देखने के बाद कहता है कि आपकी शुगर तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और बीपी भी बढ़ा हुआ है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, बाहर दुकान से ले लेना। मैं आपको सरकारी दवाइयाँ ही लिखता हूँ, जो सस्ती भी हैं, आप आराम से खरीद लेंगे। क्योंकि सरकारी अस्पताल में बैठने वाला डॉक्टर मोहन जी को अच्छी तरह से जानता था और उनकी परिस्थितियों से भी अच्छी तरह से परिचित था। मोहन जी डॉक्टर का धन्यवाद करते हैं और दवाइयों का पर्चा लेकर बाहर से दवाई खरीद लेते हैं। एक हाथ में अपनी दवाइयाँ और छड़ी को पकड़ते हुए और एक हाथ में अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर रोड के पास आकर ऑटो का इंतजार करने लगते हैं। आसमान की तरफ देखते हुए कमलेश जी कहती हैं, ऐसा लग रहा है कि आज तो बारिश होगी। चारों तरफ से बादल छा रहे हैं। चलो जल्दी से ऑटो करके घर चलते हैं, नहीं तो भीग जाएंगे और तबीयत खराब हो जाएगी। तभी दूर से उन्हें एक ऑटो आता हुआ दिखाई देता है। कमलेश जी ऑटो को हाथ देती हैं और उस ऑटो में बैठकर अपने घर की तरफ चल पड़ती हैं। ऑटो में बैठते ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखते ही मोहन जी अपनी पत्नी कमलेश जी से कहते हैं, याद है कमलेश, तुम्हें बारिश कितनी पसंद है। अरे, हर बारिश में तुम 1 से 2 बार जरूर भीगती थी, लेकिन अब तो हमारी उम्र हो गई है। अब तो बारिश से डर लगता है, कहीं कभी बीमार ना पड़ जाए। बातों बातों में उनका घर भी आ जाता है, लेकिन उनके घर के पास वाली गली बहुत ही पतली है, जहाँ पर ऑटो नहीं जा सकता। उन्हें पैदल ही आना पड़ेगा। इसलिए दोनों लोग घर के बाहर वाली गली में ही उतर जाते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है, इसलिए घर भी पहुंचना है। कमलेश जी अपनी पति की दवाइयों को एक पॉलीथिन में लेकर अपनी साड़ी के पल्लू से छिपा लेती हैं, कहीं दवाइयाँ भीग न जाएं, और अपने पति का हाथ पकड़कर
धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ते हैं, कहीं उनके पति फिसलकर ना गिर जाए, इसलिए वो अपने पति का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चली आ रही हैं। घर के बाहर वाले कमरे में बैठी हुई बहू दूर से ही अपने सास ससुर को बारिश में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आते हुए देख लेती है और अपने पति सुमित को बुलाते हुए कहती है, देखो, इतने बुढ़ापे में भी तुम्हारे मम्मी पापा इश्क फरमा रहे हैं। दोनों लोग बारिश में भीगते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले आ रहे हैं। अरे, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? इतना बुढ़ापा आ गया है, मोहल्ले के 4 लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सुमित भी गुस्सा होते हुए कहता है, आने दो, आज मम्मी पापा को देखता हूँ, अच्छी तरह से समझा दूंगा कि इस मोहल्ले में हमारी बड़ी इज्जत है। पूरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख देंगे ये बुढ़ा बुढ़िया। बुढ़ापे में भी हाथ पकड़ करके चल रहे हैं, शर्म नहीं आती है? लेकिन वह दोनों यह समझने के लिए तैयार नहीं है कि उनके माता पिता एक दूसरे का हाथ इश्क फरमाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को सहारा देने के लिए पकड़ते हैं, कहीं बारिश में कोई फिसल कर गिर ना जाए। जैसे ही कमलेश जी और मोहन जी घर आते हैं, बेटा चिल्लाता हुआ कहता है, तुम लोगों को समझ नहीं आता, घर में बहुएं आ गई हैं, नाती पोते इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के पूरे मोहल्ले में बड़ी शान से चले आ रहे हो। कमलेश जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हारे पिता का हाथ इसलिए पकड़ा था कहीं वो फिसल कर गिर ना जाए। तुम्हें तो पता है, पिछली बार गिर गए थे तो 6 महीने तक पैर ठीक नहीं हुआ था। और बेटा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अपनी कार में लेकर पिताजी को डॉक्टर के पास दिखा कर आओ, लेकिन तुमने मना कर दिया कि तुम्हारे पास समय नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। बारिश हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? इतना कहकर कमलेश जी अपने गीले कपड़ों को बदलने के लिए चले जाते हैं और अपने पति को भी सूखे कपड़े निकाल कर देती हैं कि आप भी कपड़े बदल लीजिए। मोहन जी ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए उन्होंने इस काम को छोड़ दिया। उनसे इस उम्र में अब चला फिरा नहीं जाता और तबीयत भी ठीक नहीं रहती। सुमित ने भी अपने पिताजी के ही बिजनेस को अपनाया था। ट्रांसपोर्ट में मोहन जी की अच्छी खासी पहचान थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को भी इसी लाइन में लगवा दिया था। बेटा भी अच्छे खासे पैसे कमाने लगा था। मोहन जी के पास जितना भी जमा पूंजी थी, उन्होंने अपने बेटे पर खर्च कर दी थी, और जितने भी पैसे कमाए थे वो एक घर बनवाने में खर्च कर दिए थे। उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं जोड़ रखे थे। अब जब बुढ़ापे में उनकी तबीयत खराब होती है तो उन्हें दवाइयों के लिए और छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अपने बेटे और बहू के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, और बेटे बहू को 50 रुपये देने में भी आफत आती है। बहू अपनी चाहे 5000 की शॉपिंग कर ले, उससे बेटे को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर माँ बाप के ऊपर 500 रुपये भी खर्च हो जाए तो बहू घर में कलेश कर देती है कि घर में बैठे बैठे बस खर्चे बढ़ाते रहते हो, ना तो कुछ पैसे बचाते हो और ना ही कमाते हो, मेरे ऊपर बोझ बनकर बैठे हुए हो। एक दिन रजनी सुमित से कहती है, मैं तो तुम्हारे माँ बाप से बहुत तंग आ गई हूँ, अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। एक तो इनके खर्चे उठाओ, ऊपर से बुढ़ा बीमार रहता है तो बुढ़िया भी काम नहीं कर पाती है, पूरे दिन अपने पति की दिमागदारी करती रहती है। मेरे बस का नहीं है कि मैं बुढ़ा बुढ़िया को बना बना कर खिलाऊं। तुम ऐसा करो, या तो इनको किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ाओ या फिर घर से निकाल दो। अब मैं उनको अपने घर में नहीं रख सकती हूँ, मेरे ये किसी काम के नहीं हैं। घर में बैठे बैठे खर्चे ही बढ़ाते हैं। बेटे को भी लगता है कि माँ बाप पर पैसे खर्च करना फालतू ही है, हम उनको अपने साथ नहीं रखेंगे। सुमित कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं हफ्ता 10 दिन में ही इन लोगों को घर से निकालने का इंतज़ाम करता हूँ। 10 दिन बाद सुमित अपने माता पिता से कहता, मैंने दिल्ली में एक बड़े डॉक्टर से बात की है और सोचा है आपको उधर अच्छे डॉक्टर को दिखा दूँ। आपकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, एक बार अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो, फिर इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी।
मोहन जी और कमलेश जी अपने बेटे बहू की इतनी चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आता है कि उनका बेटा बहू उन्हें दिल्ली जैसे शहर में दिखाने के लिए कैसे राजी हो गया। वो तो मुझे इधर पास के अस्पताल तक दिखाने नहीं ले जाता है, तो दिल्ली कैसे ले जा रहा है। कमलेश जी कहती हैं, बेटा तुम अपने पिताजी को दिल्ली दिखाने ले जाओगे, इससे अच्छा है तुम पास के ही किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो, तो वह ठीक हो जाएंगे। अरे माँ, आप भी कैसी बातें करती हो। मैंने अपने एक मित्र से बात की है, वो दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में काम करता है। उसके साथ ही मैं पिताजी को बड़े डॉक्टर को दिखा पाऊंगा। मैंने उससे सारी बात कर ली है, बस आप कल चलने की तैयारी कर लो। परसों का अपॉइंटमेंट है। अपने एक दो जोड़ी कपड़े भी रख लेना, क्योंकि उधर 2-4 दिन रुकना पड़ सकता है। सुमित की बातें सुनकर कमलेश जी को लगता है शायद उनका बेटा सुधर गया है। उसे अपने माता पिता की चिंता होने लगी है, इसलिए वो अपने पिता को दिखाने के लिए दिल्ली जैसे शहर में बड़े डॉक्टर के पास ले जा रहा है। वे खुश होकर अपने और अपने पति का बैग लगाती हैं और दूसरे दिन ही मोहन जी और कमलेश जी अपने बेटे बहू के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। सुमित कमलेश जी और मोहन जी को दिल्ली के एक बड़े अस्पताल के सामने लेकर आता है। उस वक्त अस्पताल को देखकर कमलेश जी की आंखें चौंधिया जाती हैं। अरे, इतना बड़ा अस्पताल, इतनी बड़ी बिल्डिंग तो मैंने आज तक नहीं देखी। इतने बड़े बड़े डॉक्टर, कितनी सारे नर्सें घूम रही हैं। सुमित अपने माता पिता को अस्पताल के बाहर पेड़ के नीचे बैठा देता है और कहता है, आप इधर ही बैठो, मैं अभी अपने मित्र से मिलकर आता हूँ और डॉक्टर के बारे में पता करके आता हूँ कि डॉक्टर कहाँ पर बैठता है। इतना कहकर सुमित और उसकी पत्नी उधर से निकल जाते हैं। कमलेश जी और मोहन जी अपने बेटे का आने का इंतजार करने लगते हैं कि बेटा कब आएगा और तुम्हें डॉक्टर के पास दिखाने ले जाएगा। लेकिन इंतजार करते करते 2 घंटे बीत जाते हैं। ना तो बहू वापस आई और ना ही बेटा। अब तो उन्हें चिंता होने लगी कि बेटा अभी तक उन्हें लेने क्यों नहीं आया। अब दोपहर से शाम होने लगी थी, लेकिन बेटा बहू का कोई अता पता नहीं था। वो तो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनका बेटा बहू उन्हें दिल्ली जैसे शहर में बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं लाए थे, बल्कि अपने बूढ़े माता पिता को दिल्ली में छोड़ने के लिए लाए थे। माता पिता से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें दिल्ली छोड़ करके चले गए। कमलेश जी अस्पताल के बाहर ही घबराए से चारों तरफ अपने बेटे को ढूंढती रहती हैं। लोगों से पूछती रहती हैं कि उन्होंने मेरे बेटे बहू को देखा है क्या, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में कौन किसको जानता है। मोहन जी को शक होने लगा कि उनका बेटा बहू उन्हें दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमसे पीछा छुड़ाने के लिए हमें दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में भीख मांगने के लिए छोड़कर चला गया। हमें बेसहारा कर दिया। एक बार भी नहीं सोचा अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में। कमलेश जी को जब पता चलता है कि उनके बेटा बहू उन्हें छोड़कर चले गए हैं, तो वह अपने पति के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगती हैं और सोचती हैं कि कैसी किस्मत पाई है हमने। पूरी जिंदगी इतने संघर्षों से निकली है और अपने बेटे के लिए इतना कुछ किया है, और बुढ़ापे में उनके बेटे ने उन्हें सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। पूरी रात कमलेश जी रोते रोते गुजार देती हैं। सुबह होते ही पास ही के ढाबे से वो अपने पति और अपने लिए एक कप चाय लाती हैं। उनके हाथ में तो इतने पैसे भी नहीं थे कि कुछ दिनों तक अपने खाने पीने का खर्चा भी चला सके। वे दोनों अभी भी उसी पेड़ के नीचे रहते थे और थोड़ा बहुत खा पी कर अपना गुजारा कर लेते हैं। 2-4 दिन में ही उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि दिल्ली जैसे शहर में अपने बीमार पति के साथ कैसे गुजारा करें, जिससे कमलेश जी चाय और नाश्ता लेकर आती हैं। कमलेश जी उसी ढाबे वाले के पास जाती हैं और कहती हैं कि बेटा, कोई काम हो तो मुझे दे देना, मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। कुछ काम कर लूँगी तो खाने के लिए पैसे निकाल लूँगी। ढाबे वाला व्यक्ति कहता है, माँ जी, आप चाहें तो मेरे ढाबे के बर्तन धो सकती हैं, उसके बदले
मैं आप दोनों को कुछ पैसे दे दूंगा और साथ ही सुबह शाम की चाय भी दे दूंगा। अब कमलेश जी क्या करते, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था उनके पास। इसी तरह से वे अपना और अपने पति का गुजारा करने लगे। रोहित अभी दिल्ली में आ चुका है। आज उसका दिल्ली में नामी ग्रामी हॉस्पिटल में पहला दिन है और होटल से तैयार होकर अस्पताल के लिए निकल पड़ता है। पूरे दिन की ड्यूटी करने के बाद शाम को जब वह अपनी कार में बैठकर अपने घर जाने लगता है तो देखता है कि अस्पताल के बाहर जो चाय का ढाबा है उस पर ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी दादी हो और पास में छड़ी लिए दादाजी बैठे हों। लेकिन फिर से वो आगे चला जाता है कि मेरे दादा दादी इधर क्या करेंगे इस चाय की टपरी पर। लेकिन उसका मन नहीं मानता है। रोहित दोबारा से अपनी कार को वापस घुमाता है और उस चाय की टपरी के पास आता है और जैसे ही उधर आता है तो उन्हें देख करके दंग रह जाता है कि अरे ये तो सच में उसके दादा दादी ही हैं और दादी चाय के बर्तन धो रही हैं। दादाजी उधर ही एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मैं अपनी दादी को आवाज देता हूँ, दादी आप इधर क्या कर रही हो। जैसे ही दादी मुझे देखती हैं बर्तनों को छोड़कर मेरे पास आ जाती हैं और मेरे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी दादी इधर बर्तन क्यों धो रही हैं और मेरे दादा दादी इधर अकेले क्यों हैं। मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। मैं दादी को तसल्ली देता हूँ और कहता हूँ, दादी आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। अब आप बताओ क्या बात है, आप इधर क्या कर रही हो, इधर कैसे आई हो। दादी रोते रोते अपनी सारी आप बीती सुनाती है। मैं सुन के दंग रह जाता हूँ। अपनी मम्मी पापा पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। दादाजी भी अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे रो रहे हैं और खांस रहे हैं। मुझे दादाजी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। मैं सबसे पहले अपने दादाजी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाता हूँ और हफ्ते भर तक उनका इलाज चलता है। हफ्ते भर में वो अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं। जब दादा दादी अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं फिर मैं घर जाने का प्लान करता हूँ। दादा दादी को अभी मैं घर लेकर नहीं जाता हूँ। जैसे ही घर पहुँचता हूँ मम्मी पापा मुझे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मैं अपनी मम्मी से दादा दादी के बारे में पूछता हूँ तो मम्मी मुझसे झूठ बोल देती हैं। पता नहीं दोनों बिना बताए कहाँ घूमने फिरने चले गए, बताकर भी नहीं गए। मैं मम्मी के दोहरे व्यवहार को देखकर दुखी हो रहा था कि मेरी मम्मी दादा दादी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। फिर मैं अपने मम्मी पापा से कहता हूँ, आप लोग मेरे साथ घूमने चलिए, आप लोगों को मैं विदेश घुमाने ले चलता हूँ। मैं मम्मी पापा को उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहता था, इसलिए उन्हें घुमाने के बहाने एयरपोर्ट पर बिठाकर मैं उधर से निकलकर दादा दादी के पास आ गया। मम्मी पापा एयरपोर्ट पर बैठे बैठे मेरा इंतज़ार करते रहे, लेकिन मैं उनके पास नहीं गया। पूरे दिन मम्मी पापा को इंतज़ार कराने के बाद शाम को मैं उनके पास जाता हूँ। मुझे देखते ही मम्मी मुझसे लिपट कर रोने लगती हैं। बेटा तुम हम दोनों को छोड़कर कहाँ चले गए थे, मुझे तो कितनी घबराहट हो रही थी और तुम्हारे पापा तो कब से परेशान होकर इधर से उधर घूम रहे हैं। अरे कम से कम बता करके तो जाते कि कहाँ जा रहे हो। मुझे अकेला छोड़कर तुम कहाँ चले गए। अपनी मम्मी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर रोहित कहता है, क्यों माँ, जब आपने दादी को अकेला छोड़ा था तब सोचा उन्हें कैसा लगा होगा, और आप तो कभी उनको वापस लेने भी नहीं गए। आपको तो पता ही नहीं है कि वह कहाँ हैं, कैसे हैं भी या नहीं। मेरी बात सुनते ही मम्मी पापा के पसीने छूट गए। मेरे पापा जमीन पर बैठ गए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, सिर्फ आंसू निकल रहे थे। उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा था। मैंने अपने पापा से कहा, पापा आप सोचो कि सिर्फ कुछ घंटे के लिए मैंने आपको छोड़ दिया
तो आपको कितना बुरा लग रहा है, क्या क्या सोच लिया आपने। और आपने तो दादा दादी के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। सोचो, अगर ऐसा ही व्यवहार आपके साथ मैं करता, हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता, तो आपको कैसा लगता। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मम्मी पापा अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए रोने लगते हैं। तभी रोहित अपने दादा दादी को मम्मी पापा के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अपने माँ बापूजी को सामने देखकर सुमित उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है, बाबूजी, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। मेरे ही बेटे ने मुझे जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है। अब आप दोनों घर चलो, आप दोनों को मैं बहुत अच्छी तरह से रखूँगा, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मोहन जी और कमलेश जी अपने बेटे बहू को माफ़ कर देते हैं और सभी लोग हंसी खुशी फिर से गांव में आकर रहने लगते हैं। रोहित भी खुश है कि उसके मम्मी पापा सुधर गए हैं और दादी दादाजी को अच्छी तरह रखेंगे। वो अपने मम्मी पापा को अच्छी तरह से समझा देता है कि अब दादा दादी के साथ कभी गलत मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।